हेलो एंड वेलकम एवरीवन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड बाय सुनील में आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस कोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में और जानेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर आपको कौन कौन से कोडिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो फॉलो करने चाहिए ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छे लेवल पे और एक अच्छे डेवलपर की तरह आप उसको डेवलप कर सके और अपना कोडिंग को इम्प्रूव कर सके। सो उन सब के बारे में जानेंगे और आज के हमारे जो सेशन के स्पीकर हैं वो हैं प्रेम तिवारी, जो कि लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं न्यूज़ कॉर्प बैंगलोर में। और आपने काफ़ी वर्डप्रेस में कंट्रीब्यूशन किया है, काफ़ी लाइक वर्डप्रेस की जो कोर रिलीज है उनके अंदर आप कंट्रीब्यूटर रहे हैं। आपने वर्ड कैम्प बैंगलोर 2023 और 2024 आपने ऑर्गेनाइज किया है, उसमें आप ऑर्गेनाइजर रहे हैं और काफ़ी वर्ड कैंप्स में आप एज ए स्पीकर भी अटेंड किया आपने। और उसके अलावा आपने वर्डप्रेस.org पे काफ़ी सारे, आई थिंक 3-4 प्लगइन हैं, आपने 3-4 प्लगइन बनाए हैं। सो उम्मीद है हम आपसे आज कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया सीखने वाले हैं। सो वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड। सबसे पहले तो प्रेम भाई, आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या धन्यवाद सुनील भाई फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस एंड इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होके थैंक यू भाई। और थैंक्स फॉर अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। So here like I'm working with News Corp in India office in Bengaluru as a lead engineer. So आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्डप्रेस कोडिंग स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट? सो एज पार्ट ऑफ दिस वन हम जानेंगे लाइक कि वर्डप्रेस कोडिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है और इसको हम यूज करेंगे तो कैसे हम अपना जो फ्यूचर वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स है कैसे हम उसको बेटर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं या वी कैन से दैट फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं इंक्लूडिंग लाइक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी एंड ऑल, राइट? सो फर्स्ट हम बता रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाई कोडिंग स्टैंडर्ड मैटर्स। सो इफ वी आर गोइंग टू यूज अ proper follow coding standards in any file, just assume that one if we are a team of like 20 people ओके। and 20 people are working in multiple places, like someone is sitting in Bangalore, someone is sitting in Rajasthan, someone sitting in other country as well, ओके। and if they are following different coding standards, then it look like the file is written by multiple people. But if all team is writing are following the same coding standards, so anyone can see and that it's written by this file is written by only single one person. So other benefit it will be it is very easy to readable for any developer. For example, if new team members join in your team, so it will be easy for him to understand. It is kind of scalable. You can debug it. You can do lot of things one by one. ओके। This is the main benefit of these things. ओके। So next, like we can like no, we'll get to know like WordPress coding standards में क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसमें पहला चीज आता है वर्डप्रेस। ऐसे सबको पता है कि पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, माइस्क्ल सबको मिला के बना है। तो हम वन बाय वन जानेंगे कि पीएचपी का कोडिंग स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का, सीएसएस का कैसे, राइट? तो जैसे पीएचपी में बहुत सारे कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे पीएसआर 1 हो गया, 2 हो गया, पीएसआर 3 हो गया। ओके। वो ये सारे कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे इसमें वर्डप्रेस फॉलो करता है अंडरस्कोर। ओके। बहुत सारे ऐसे जो हैं फ्रेमवर्क हैं, वो कैमल केस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कोई क्लास या फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, बना रहे हो, जैसे आप बना रहे हैं कि वर्डप्रेस कोडिंग स्टैंडर्ड एज़ ए फंक्शन नेम, तो कैमल केस अगर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें वर्डप्रेस कोडिंग और स्टैंडर्ड तीनों वर्ड के जो है पहला लेटर जो है कैपिटल में होगा। या अगर आप प्रॉपर वर्डप्रेस कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो फंक्शन इन तीनों वर्ड के बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए। ओके। तो ऐसे बहुत सारे हैं पीएचपी के कोडिंग स्टैंडर्ड्स जो कि हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। जैसे फंक्शन का जो है हम डॉक ब्लॉक लिखते हैं प्रॉपर कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, क्या पैरामीटर हमने यूज़ किया है इसमें, ओके। क्या हम इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट, नेमिंग कन्वेंशंस इफ वी आर यूजिंग अ क्लास, तो हर चीज़ हमें प्रॉपर
Then similar for JavaScript as well. So in JavaScript as well, we have guidelines as per the WordPress coding standards, Mhm. and all these coding standards guidelines you can get to see in the official WordPress uh, like na development developer गाइड, site. डेवलपर साइट पे मिल जाते डेवलपर हैं सारे। राइट, यू कैन सी दैट वन। हुँ, तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे उसमें भी हैं डूज और डोंट्स हैं। जैसे आप रिएक्ट बेस इफ यू आर लर्निंग फॉर इफ यू आर राइटिंग एनी कोड फॉर द गुटेनबर्ग लाइक अ ब्लॉग डेवलपमेंट फॉर एडिटोरियल वर्कफ्लो, जैसे कि एडमिन में हम वर्डप्रेस के एडमिन में कोई अपना नया ब्लॉग यूज कर बना रहे हैं, तो उसमें हम सबको पता है कि हम रिएक्ट जेएस अभी जो है नया गुटेनबर्ग में यूज करते हैं। तो उसके भी जो है बहुत सारे गाइडलाइंस है, ओके। तो आपको प्रॉपर मिलेगा वो फॉलो करना चाहिए। सेम सीएसएस में भी है। अभी जो है नया, पहले हम सीएसएस यूज़ करते थे, सीएसएस का अभी जो है हम अ, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए एससीएसएस हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, वो स्पेस बहुत बचाता है। एससीएसएस यूज़ करके उसको रन टाइम में जब हम कंपाइल कराते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सीएसएस फाइल जनरेट कर देता है। कर देता है। या नहीं, और वो सीएसएस को एससीएसएस को कंपाइल करने के लिए आई थिंक गल्प, वेबपैक और इस तरीके के जो टूल्स है बायलर प्लेट जो बने बनाए मिल जाते हैं गिटहब पे बहुत सारे। बट हाँ। हाँ, वो वैसे वाले जो पैकेज हम वो यूज कर सकते हैं और उनको कंपाइल कर सकते हैं। या डेफ़िनेटली, तो उसको यूज़ करने का बहुत फ़ायदा है, जैसे कि ऑप्टिमाइज़ सीएसएस हमें मिलता है, हम्म, और वो मिनिफाइड वर्ज़न मिल जाता है हमें सीएसएस का, जो बिल्कुल। कि लोडिंग पेज, वेब पेज लोड होने में जो है हमारा परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। हम्म, और बहुत सारा चीज़ है जो है हमको यूज़ करना चाहिए। अ, अब इसमें जैसे हो गया सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन, लाइक दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, लाइक ना इफ यू आर राइटिंग अ कोड और इफ यू आर काइंड ऑफ वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए या अपने लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें सिक्योरिटी आपको हमेशा जो है आपके माइंड में सोच के रखना चाहिए। काइंड ऑफ यू हैव टू रिटन कोड और यू हैव टू डिज़ाइन कीपिंग इन योर माइंड लाइक कि सिक्योरिटी सो दैट कि जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं, ये हैक प्रूफ होना चाहिए। क्या-क्या हमारा सिक्योरिटी में जैसे होता है उसको हम कर सकते हैं। जैसे कोडिंग लिखते समय अगर हम फंक्शन लिख रहे हैं, हम्म, तो हमें वो करना चाहिए कि हमारा जो कोड है, वो वल्नरेबल ना हो। जैसे कोई हम सिक्योरिटी फ्लॉ नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, जैसे हम कोई क्वेरी लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट क्वेरी ना लिखें, जिससे कि कोई हैकर आके जो है एसक्यूएल इंजेक्शंस यूज़ करके आपका डेटा हैक कर सके। हम्म। बहुत सारी चीज़ है, वो हमें प्रॉपर देखना चाहिए। मतलब उसमें ऐसा हम कर सकते हैं कि जो भी हमने कोड लिखा है वो प्रॉपर सैनिटाइज हो, वैलिडेटेड हो एंड या उसमें ऐसा कुछ ना हो जहाँ से भी कोई भी जो भी हैकर है या अटैकर है उसमें अपनी वेबसाइट में कोई किसी भी तरीके का अनयूजुअल कोड इंजेक्ट कर पाए और वेबसाइट को ख़राब कर सके। ऐसा कोई हम लूप होल नहीं छोड़ें। नहीं छोड़े। बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला सुनील भाई, जैसे कि अ, वैलिडेटेड हो, जैसे कि हम वर्डप्रेस में नॉन्स वेरीफाई करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम अगर कोई फॉर्म जैसे इनपुट कराया, जैसे सबमिट कराया, तो उसको ऐसे नहीं विदाउट नॉन्स वेरीफाई किए हुए हमें नहीं करना चाहिए। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि जो है बहुत सारा वल्नरेबिलिटी जो है हमारे कोड में जो है नहीं रहता है। तो इसको दिमाग में रख के जो है अगर हम कोडिंग करते हैं तो हमारा साइट डेफ़िनेटली सिक्योर होगा, ओके। और हम कोशिश करेंगे कि हैक प्रूफ हो। उसके बाद से हम इसमें डिस्कस करेंगे टूल्स tools which is going to enforce us. फॉर एग्जाम्पल लाइक हमें जो है ना कोडिंग स्टैंडर्ड, कभी-कभी आजकल बहुत सारे लोग जो है विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं, राइट? क्योंकि और जो टूल्स हैं वो बहुत जैसे प्रीमियम होता है, तो सब कोई जैसे नॉर्मल डेवलपर या कोई कंपनी नहीं अफ़ोर्ड करती है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पीएचपी स्टॉर्म, वो लाइसेंस वर्ज़न है, उसमें बहुत सारे फीचर हैं। बट अभी जो विजुअल स्टूडियो है उसमें भी बहुत सारा फीचर आ गया है। बस ज़रूरत क्या होता है कि हमें बहुत सारे एक्सटेंशन है, उनके प्लगइन्स हैं विजुअल कोड स्टूडियो का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे
जो कि हमें हेल्प करता है पीएचपी सीएस। फॉर एग्जांपल लिंटिंग हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट अगर हम लिख रहे हैं तो जेएस लिंट हम कर सकते हैं। सेम सीएसएस के लिए सीएसएस लिंटिंग होता है। ये सब टूल हैं। पीएचपी के लिए जो है पीएचपी कोड स्नीफर होता है। उसको अगर हम यूज़ कर लें तो जैसे हम कोड लिख रहे हैं, उस समय ही हमें एडिटर में ही जो है वो दिखा देता है। वो सारे एरर्स बता देता है कि आपको क्या ठीक करना चाहिए। वो सारे जो है क्या-क्या एरर्स हैं, वो सारे एरर्स बता देता है। जैसे आप होमवर्क करेंगे जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम दिखा रहे थे कि कैसे हम पीएचपी सीएस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए ये फ़ाइल है हमारा एडमिन सेटिंग का, हुँ, हुँ। तो इसमें देखिए यहीं पे दिखा दे रहा है कि ये फ़ंक्शन है अनडिफाइंड है। क्या कैसे आ रहा है? यहाँ पे इसको दिखा दे रहा है कि ये वर्ड जो है अननोन वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना सिक्योरिटी से रिलेटेड एरर्स या और पीएचपी सीएस एरर्स जो है, हमें यहाँ दिखा देता है अंडरस्कोर करके रेड में, ताकि हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं देख के कि क्यों इसको फिक्स करना है, क्या करना है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है एब्सोल्यूट पाथ हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसमें अभी कोई एरर नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। तो इस टाइप के जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे हो गया हमने पीएचपी-सीएस किया, तो पी पीएचपी सीएस जो है वो हम पीएचपी के लिए और जावास्क्रिप्ट के लिए जेएस लिंट यूज़ कर सकते हैं, जेएस लिंक यूज़ फ्लिकर कर यूज़ कर सकते हैं, एससीएसएस के लिए भी हम एससीएसएस का भी शायद ऐड ऑन आता है हाँ, एंड उसका सीएसएस लिंटिंग होता है, सीएसएस लिंट करके स्टाइल लिंट होता है। स्टाइल लिंट होता है। तो इस हुँ, तरीके के जो ऐड ऑन्स हैं वो हम यूज़ करके और हमारे कोड को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको जैसे कि वेल नोन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसको हम अपडेट कर सकते हैं। हाँ, एक और बहुत अच्छा पॉइंट याद आया आपकी बातों से सुनील भाई, जैसे कि हम अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा है, टीम मल्टीपल लोकेशंस पे है, तो मोस्टली हम गिटहब यूज़ करते हैं करेक्ट। या कोई बिटबकेट यूज़ करता है। हुँ, हुँ। तो उसमें क्या हम एक हस्की करके आता है टूल्स आता है हस्की, ओके, उसको अगर हम कॉन्फ़िगर कर लें अपने लोकल मशीन पे, ओके। तो उससे ये होता है कि हम प्री कमिट हुक्स उससे डिफाइन कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ। उसमें जैसे अगर आप कोड लिख रहे हो, तो आप कमिट जब कोड करोगे तो पहले वो चेक करेगा, जैसे कि स्टाइल लिंट चेक करेगा सीएसएस के लिए, जेएस लिंट करेगा, ईएस लिंटिंग, ये जो जो भी है पीएचपी कोड स्नीपर, सीएस, वो सब कुछ जब तक पास नहीं होगा, वो तब कोड तक नहीं। आपको वो कोड कमिट ही नहीं होने देगा। तो वो भी एक बहुत अच्छा जो है टूल्स है जो कि आपको एनफोर्स करेगा कि ये स्टैंडर्ड आप फॉलो करो। तो फिर तो बट उसमें उसमें कुछ ऐसा भी होता है क्या कि जैसे कि वो ऑटोमेटिकली उन सब टूल्स को एग्जीक्यूट कर दे? हाँ, ऐसा है अभी तो इसके लिए मैंने विजुअल स्टूडियो के लिए नहीं देखा है, ओके, नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैं मोस्टली पीएचपी स्टॉर्म यूज़ करता हूँ। तो पीएचपी स्टॉर्म में क्या है कि जैसे कोई फ़ाइल आपने ओपन किया, ओके, जैसे आप कंट्रोल एस सेव करोगे, तो वो ऑटोमेटिक या और जो भी टूल्स है ईएस लिंटिंग या जेएस लिंट जो भी है ना पीएचपी सीएस वो ऑटोमेटिक रन कर जाता है ओके, और उसको वो ऑटोमेटिक फिक्स कर देता है। तो ओके। चूँकि हम जो है वो पेड वर्ज़न यूज़ करते हैं, इट्स नियर अबाउट $200 पर यूज़र पर ईयर। हुँ, हुँ। तो उसमें है बट डेफ़िनेटली विज़ुअल स्टूडियो में होगा शायद कोई ना कोई कोई ऐसी ऑप्शन होगा। हाँ, कोई ना कोई टूल आता होगा हुँ, जो कि करता होगा। ओके, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे गुड टू ग्रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब सब हर चीज़ वो करेंगे तो कैसे इसको हम अपना कोड रीडेबल या मेंटेनेबल कैसे हम बना सकते हैं। तो डेफ़िनेटली जैसे कि मैं पहले बोला कि रीडेबल तभी होगा जब पूरी टीम जो है सेम कोडिंग स्टैंडर्ड फ़ॉलो करे, तो उसे रीडेबल होगा, ये पता नहीं चलेगा कि ये फ़ंक्शन किसी और ने लिखा है, ये किसी और ने लिखा है। पूरी वो फ़ाइल टॉप टू बॉटम चाहे 2000 लाइन्स का हो, 1000 लाइन्स का कोड हो, हुँ। वो सिंपल लगेगा कि रिटेन बाय सिंगल वन पर्सन। और वेल तो वो स्ट्रक्चर्ड भी होगा वो। वेल स्ट्रक्चर्ड होगा और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि लॉन्ग टर्म में जो है ईज़ी टू मेंटेनेबल होगा, कि जैसे अगर हम छोड़ के भी जाते हैं तो कोई और कर यूज़ कर लेगा। अगर हम प्रॉपर डॉक ब्लॉक लिखते हैं, जैसे कि इफ कंडीशन अगर हम कहीं लगा रहे हैं वहाँ पे लिख दिया या स्विच केस यूज़ कर रहे हैं या कहीं हम क्लास बना रहे हैं
कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कुछ भी हम लिख रहे हैं, नेम स्पेस डिफाइन कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो अगर वहाँ पे प्रॉपर अगर लिखे हैं, फंक्शन मेथड में हम ऊपर अगर डॉक ब्लॉक डाला है, ओके। पैरामीटर क्या-क्या काम करेगा, क्या इनपुट लेगा, तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है किसी नए डेवलपर को समझने के लिए, बहुत ईज़ी हो जाता है मेंटेन के लिए और वो कोड जो है, परफॉर्मेंस वाइज़ भी अच्छा करता है। सो जैसे कि हमने ये सारे टूल्स के बारे में जो भी हमने अभी जाना, तो हुँ, जो भी आपने प्लगइन बनाया है, जो भी आपने थीम बनाई, उनमें से किसी एक का कोई अगर आप एग्जांपल से समझा सके कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्लगइन बनाया है, उस प्लगइन के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करके बता दें कि जैसे कि आपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर रखा है, इस तरीके से आपने फंक्शंस के नेम रखे हैं, तो वो शायद ज़्यादा बेटर होगा समझने में। बिल्कुल। जैसे कि एक छोटा-सा ही ये प्लगइन है, अगर आप इस पे जाएँगे, ये वर्डप्रेस.org पे भी अवेलेबल है। ये है डिसेबल प्रेस के नाम से, ऑल इन वन प्लगइन टू डिसेबल अननेसेसरी वर्डप्रेस फीचर्स। तो ओके। ये अभी के लिए ये छोटा-सा प्लगइन है। इसमें जो है अभी 8-10 जो है फीचर जो है एज़ ए इनिशियल वर्ज़न 1 में मैंने डाला है, जैसे डिसेबल एक्सएमएल आरपीसी। हुँ, ये इम्पोर्टेंट होता है आपका सिक्योरिटी के माध्यम से, स्क्रीन टैब को करना हो, वर्डप्रेस वर्ज़न को हिडन करना हो फ्रंट एंड पे, हुँ, हुँ, ये विजिट्स आ गए हैं, गुटेनबर्ग ब्लॉक बेस्ड विजिट आ गए, उसको डिसेबल करना हो, एडमिन बार को, हुँ, ऐसे फीचर्स हैं। तो इसको मैं कोडिंग में दिखाता हूँ, कैसे इसका कोडिंग है। जैसे कि ये बहुत छोटा प्लगइन है, आपने बताया, तो इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स जो है मैंने ये बिल्ड वर्ज़न है इस प्लगइन का। हुँ, मैं अभी ओआरजी से डाउनलोड किया इसीलिए ऐसे ये दिख रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आपको इसका डेवलपमेंट वर्ज़न देखना होगा, तो वो आपको यहाँ पे गिटहब पे मिल जाएगा। आप मेरे गिटहब पे जाएँगे, तो ये गिटहब पे है। तो जैसे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखाना था, तो मैं दिखाता हूँ, कैसे हमने फ़ॉलो किया है। तो जैसे इसमें है, इसमें जैसे कंपोज़र बेस है, हम मैंने डिपेंडेंसी मैंने बहुत सारे ऐड किए हैं, कंपोज़र का कैसे क्या होगा, हर चीज़ है यहाँ पे भी भाई। तो चलिए हम आपको कोडिंग दिखाते हैं वन बाय वन। तो जैसे ये मेन फ़ाइल है, हुँ, इसमें प्रॉपर जैसे नेम स्पेस डिफ़ाइन किया है। हमारा जैसे प्लगइन का नाम है डिसेबल वर्डप्रेस फीचर्स, तो डीडब्ल्यूएफ करके किया है। ये कि जैसे कि वर्डप्रेस के प्लगइन पे आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए स्पेशल ये जो है ना उनका गाइडलाइन है और ओके, यूनिक आपका नाम होना चाहिए, नेम स्पेस यूनिक होना चाहिए, ताकि क्योंकि मोर देन 60,000 प्लगइन्स कंट्रीब्यूटेड हैं ओआरजी पे, ओके। तो उससे चांसेस नहीं होता है कि जैसे आपने 2 प्लगइन यूज़ किए हैं तो बहुत सारे प्लगइन अगर आपके साइट पे है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें दूसरे से, इस वजह से। तो ऐसे देख रहे हैं एब्सोल्यूट पाथ वो किया है, प्रॉपर है, जैसे ये इफ कंडीशन लिखा है, तो यहाँ पे वो क्लास भी ये प्रॉपर डाला है। हुँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फाइल को इंक्लूड करा देते हैं, जैसे इसी को इंक्लूड करा देंगे, वैसे नहीं करना चाहिए। जैसे हम इफ कंडीशन के अंडर मैंने डाला है हुँ, कि अगर ये क्लास एग्जिस्ट कर रहा है, प्लगइन नाम का क्लास एग्जिस्ट है हुँ, और ये रीडेबल है ऑटो लोड, तभी इसको वो करें और तभी जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, इस क्लास का इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज जो है, एक फंक्शन है, हुँ, इसको हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं जैसे इसमें इंक्लूड्स में, तो इंक्लूड्स में जैसे हमने ये बैकएंड के लिए मेनली है, तो एडमिन सेटिंग्स का जैसे ये बना रखा है, ये क्या कि सेटिंग पेज ही दिखाएगा। इसमें भी आप देखिए जो डीडब्ल्यूएफ हमने वो नेम स्पेस बनाया उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ क्लास जो है हमने कैमल केस यूज़ किया है, तो क्लास बेसिस पे एज़ पर द वर्डप्रेस स्टैंडर्ड्स हमने क्लास ऐसे यूज़ किया है। जैसे मैं फंक्शन बताया कि फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लगइन का नाम एज़ ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ये वर्डप्रेस का जो है कोडिंग स्टैंडर्ड है, अगर आप अपना प्लगइन चाहते हैं उस पे ओआरजी पे जाए तो। हुँ। तो इसमें जैसे डाला है डीडब्ल्यूएफ, एंड तो आपने प्लगइन के नेम के अंदर आपने वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर यूज़ किया है। यूज़ किया है। ये वर्डप्रेस का मेथड डिफाइन करने का ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स है हुँ, कि अंडरस्कोर यूज़ ही करना है आपको। ओके, तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर
ये जो है आ रहा है, प्रॉपर फॉर्मेटेड है, जो भी देखेंगे इसमें प्लगइन में देखिए, हम यहाँ पे उसको एडमिन सेटिंग्स जो ये वाला हमारा है, इसका हम फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हैं, ये नेमस्पेस से यूज़ कर रहे हैं। अब इस क्लासेस में आप देखेंगे हर चीज़ जो है, एक-एक लाइन पे जो है हमने हर चीज़ लिखा है कि ये क्या करेगा कंडीशन, ये फंक्शन क्या करेगा, एक-एक इफ कंडीशन पे प्रॉपर लिखा हुआ है, ताकि जो है ये ईज़ी टू रीडेबल होगा, कोई भी रीड कर सकता है इसको कि ये वाले 3 लाइन क्या करेगा, तो पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है। तो ऐसे हम प्रॉपर क्लास बेस में जो है हम वो यूज़ करना चाहिए और ये स्ट्रिक्ट वन इसलिए लिखा जाता है कि डायरेक्ट अगर कोई यूआरएल से इस फ़ाइल को जो है अगर एक्सेस एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं एक्सेस होगा। जैसे इसमें वेंडर है, कंपोज़र की ये डिपेंडेंसीज़ हैं सारे, इसमें ऑटो लोड है। देखिए जैसे प्रॉपर वर्ज़न वाइज़ जो है, प्रॉपर हर वर्ज़न नया बनाएँगे तो ये ऑटोमेटिक जो है लोडर ऑटोमेटिक आता है। और ये रीडमी है, इसमें भी प्रॉपर लिखना चाहिए कि क्या प्लगइन है, कौन-सा वर्ज़न, कौन-सा पीएचपी सपोर्ट करेगा, क्या है, पूरा प्रॉपर हर चीज़ लिखा हुआ है। और इसका सीएसएस के लिए जैसे हम इंक्लूड में ही हैं, आप चाहेंगे देखेंगे सीएसएस के लिए अलग से जो है एक फ़ाइल बनाया हुआ है। देखिए फ़ाइल नेम भी जो है इस तरह प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि जैसे ये एडमिन स्टाइल है, तो इससे पता चल रहा है कि ये स्टाइल डॉट सीएसएस जो है, ये एडमिन के लिए है, ये केवल सीएसएस जो है एडमिन में काम करेगा। ओके। ये और सीएसएस में भी जैसे आप देख रहे हैं ना, एक-एक क्लास पे जो है प्रॉपर जो है टॉप ब्लॉक लिखा हुआ है, एक-एक चीज़ पे आप देखेंगे इधर कि पूरा लिखा हुआ है ताकि सबको पता चले कि हाँ, ये क्लास होवर करेंगे तो होगा, ये एक्टिव स्टेट पे होगा, हुँ, हुँ, ये इनको टेक्स्ट बॉक्स पे होगा, हर चीज़ है इस पे प्रॉपर लिखा हुआ है। ये बेस सीएसएस हो गया। हुँ, हुँ। सेम उसी तरह इमेज जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो इमेज नाम का फ़ोल्डर प्रॉपर बनाया है, इसमें ये इमेज है। तो ऐसे हर चीज़ का जो है हमें प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का जो फ़ायदा वो ये है कि आपका एक तो कोड रीडेबल हो गया, दूसरा आपका कोड एक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है कि आपने किस तरीके से कोड लिखा है और कौन सा फंक्शन कैसे किस उसका क्या स्टाइल है, उसका फंक्शन नेमिंग कन्वेंशन क्या है, आपने अगर हुँ, सीएसएस लिखा तो उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है, वो ढूंढने में भी उसका फ़ायदा होता है। एंड आपका कोड काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है। सिक्योरिटी के लिए आप जैसे कि अपन ने पहले भी बात करी थी कि वैलिडेशन होना चाहिए, कोड हुँ, सैनिटाइज होना चाहिए, वो सारे अगर रूल आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका कोड दिखने में भी अच्छा लगता है कि किसी एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ कोड है, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है जब भी हमारा कोई कोड रिव्यू करता है, कोई भी हमारा कोड देखता है, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है वहाँ पे। तो इन हुँ। सबको यूज करने इन सब के लिए हमें एक और जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जो मुझे समझ में आता है कि एक लर्निंग प्रोसेस है कि जैसे जैसे आप कोड लिखते जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपका वो इम्प्रूव होगा इम्प्रूव। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके ये हैबिट में रहेगा लिखना, तो अगर फ्यूचर में अगर कोई आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ओके। जैसे कि मैंने मोर देन 10-11 प्लगइन्स जो है ओआरजी पे कंट्रीब्यूट किया है। तो उसमें क्या है कि अगर आप हैबिचुअल हैं ऐसी ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करने के लिए, तो आपका जो प्लगइन जो है बहुत कम समय में जो है अप्रूव हो जाता है। जैसे कि आपने अ, अप्लाई किया और रिव्यू फर्स्ट रिव्यू में अगर आपने प्रॉपर किया है तो फर्स्ट रिव्यू में ही जो है वो अप्रूव हो जाता है आपका प्लगइन। नहीं तो बहुत सारे फीडबैक आते हैं आपके पास, आपका प्लगइन रिजेक्ट भी हो जाता है कभी-कभी, जैसे जिन्होंने प्रॉपर फॉलो नहीं किया है तो। सो थैंक यू सो मच प्रेम भाई, आपने अपना टाइम निकाला। बट अगर जैसे कि अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है और आपसे इन कोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ और जानना चाहता है तो उसके लिए वो आपसे कैसे कनेक्ट करे, आपके सोशल मीडिया पे अगर आपसे कैसे कनेक्ट करे तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। ओके, तो अगर हम मुझसे कोई कनेक्ट करना चाह रहा है तो ये स्कैनर है, बारकोड है या या ये द प्रेम तिवारी करके ये है हमारा हैंडल है लिंक्डइन के लिए। सेम हमारा जो है ट्विटर के लिए भी एक्स के लिए भी है और सेम यूज़र नेम आपका अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंस्टाग्राम और सब जगह पे जो है मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ जाके मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में ऐड कीजिए, हम उसको डेफ़िनेटली आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच भाई।
एंड आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। एंड उम्मीद करते हैं हम कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग करते रहेंगे, जिससे कि आपको एक कुछ नया वर्डप्रेस के बारे में पता चलते रहे, एक नए तरीके, नया नया तरीका या नया जो इनोवेशन है वो आपके सामने आता रहे। सो थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, Sunil bhai.